तो आई बिलीव मेरी जो स्क्रीन है एकदम विजिबल होगी आप लोगों को, राइट? चलिए तो शुरू करते हैं अभी आज के लेक्चर को। तो इन द प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस के अंदर कि भाई साहब बैटल ऑफ प्लासी का क्या सीन था एंड बैटल ऑफ बक्सर का क्या सीन था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। वो आप लोगों ने अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जस्ट रेफर माय यूट्यूब चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका। तो लेट्स टॉक अहेड कि हम डिस्कस कर चुके हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशन की, वो क्या पॉलिसीज यूज करते थे ब्रिटिशर्स जब वो हमारे इंडिया के अंदर थे। कहने का मतलब है जब वो अब हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लेते थे तो वो क्या करते थे, वो कुछ पॉलिसीज का यूज करते थे रैदर देन कि वो हर एक स्टेट को हराने के बाद उसको अनेक्स करें, उसके ऊपर अपना पूरा अधिकार ले। वो क्या करते हैं, वो एक पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशन को यूज करते थे। द वेरी फर्स्ट पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन इज क्या था, यूज ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट्स। ओके, अब ये रेजिडेंट का मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल कि मैंने एक देश के ऊपर हमला किया, मैंने फॉर एग्जांपल एक स्टेट के ऊपर हमला कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने मध्य प्रदेश के ऊपर हमला कर दिया, मैंने मध्य प्रदेश को क्या कर दिया, हरा दिया। अब होगा क्या, मैं मध्य प्रदेश को बोलूंगा, उसके राजे को बोलूंगा कि जो भी राजा है उसको मैं बोलूंगा तुम मेरा एक आदमी तेरे कोर्ट के अंदर रहा करेगा हर रोज, मेरा एक आदमी तेरे कोर्ट के अंदर हर रोज रहा करेगा। तब उससे होगा क्या, उससे ऐसा होगा कि जब भी कोई भी वो राजा कोई भी अपना कोई फैसला लेना चाहे होगा, वो मेरे विरुद्ध लेना चाहे होगा, उसकी इच्छा होगी कि मेरे से जंग करने के लिए या फिर मेरे विरुद्ध कोई मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी उसने डिसीजन लेना होगा, तो जो मेरा आदमी होगा वो मुझे पहले ही बता देगा कि भाई साहब ऐसा हो रहा है, राजा ने ये बात डिस्कस की है अपनी सभा के अंदर। या फिर वो राजा को क्या करेगा, अब्स्ट्रक्ट करेगा कि आप लोगों को मेरे रूल मानने ही पड़ेंगे। सो इन द सेम वे क्या हो रहा था, यूज ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट्स का यूज करते हैं वो लोग। When an Indian state was defeated, जब भी कोई भी एक इंडियन स्टेट क्या हो जाती थी, हार जाती थी, ब्रिटिशर्स यूज्ड टू कंपेल देम टू हैव अ ब्रिटिश ऑफिशियल रेजिडेंस इन देयर कोर्ट। मतलब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको कंपेल करते थे कि आपको हमारा एक बंदा आपकी कोर्ट में रहे करेगा। और वो जो बंदा होगा, जो रेजिडेंट होगा, वो क्या करेगा, वो इंटरवीन करेगा अफेयर्स ऑफ द स्टेट के बारे में। क्लियर है भाई साहब? आई बिलीव आप लोगों को ये चीज तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी कि यूज ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट का मतलब क्या है। आगे बात करते हैं हम लोग सब्सिडरी अलायंस के बारे में कि भाई साहब सब्सिडरी अलायंस का क्या सीन है। ओके, अब सब्सिडरी अलायंस में होता क्या था कि ब्रिटिशर्स ने एक चीज बोल दी थी बाकी स्टेट को कि कोई भी स्टेट के पास अपनी आर्मी नहीं होगी कभी भी, कोई भी स्टेट के पास अपनी आर्मी कभी भी नहीं होगी। उन्होंने ये एक रूल लागू कर दिया था। जब वो एक रूल को लागू कर देते हैं कि कोई भी स्टेट के पास अपनी कोई भी आर्मी नहीं होगी, तो क्या होता था, कंपनी उनको अपनी आर्मी देती थी। मतलब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपनी आर्मी किसको देते थे, आगे पीपल्स को देते थे, मतलब आगे स्टेट के राजाओं को देते थे। और उनको बोलते थे कि मैंने तो आपको अपनी आर्मी दे दी, अब मेरी पूरी आर्मी का खर्चा आप करो और जो बाकी का खर्चा मेरे को भी दो, आधा खर्चा, राइट? तो वो क्या करते हैं, वो इसको सब्सिडरी अलायंस को यूज करते थे। और अगर कोई भी राजा इसको देने में असमर्थ था, कोई भी राजा इसको नहीं दे सकता, मतलब सब्सिडरी अलायंस को पे नहीं कर पाता था, तो भाई साहब सिंपल सीन था, वो लोग क्या करते थे, वो लोग उस राज्य की टेरिटरी को अपने अंदर अनेक्स कर लेते थे। वो कर लेते उस राज्य की टेरिटरी को अपने अंदर अनेक्स कर लेते थे, राइट? ओके, सब्सिडरी अलायंस का एक सीन क्लियर होगा। एक बार डिस्कशन करते हैं क्या सीन था। नेटिव स्टेट्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर ओन आर्मी। भाई साहब एक नेटिव स्टेट के पास अपनी आर्मी का होना अलाउ ही नहीं था। क्या हो गया, नोट्स किस अकेडमी के भाई, बाद बताता हूँ, ठीक है? एक बार कवर करा दो फिर बताता हूँ आपको। डन। तो नाउ दिस इज अबाउट द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि कोई भी स्टेट के पास अपनी आर्मी नहीं हो सकती। अब उनको क्या करना पड़ेगा, हर स्टेट को ब्रिटिशर से आर्मी लेनी पड़ेगी अपनी। तो इन द सेम वे नेटिव स्टेट्स लॉज द सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या था, देखो भाई साहब, सॉवरेनिटी का जब पॉलिटी को मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिटी में, तो मैंने तब भी बताया था कि सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि जब कोई भी एक स्टेट है वो अपने डिसीजंस खुद ले सके rather than एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर से, उसको क्या बोलते हैं, वो एक कंट्री सॉवरेन है। हमारे आज के टाइम के पीरियड में कोई भी कंट्री सॉवरेन नहीं है। हम लोग बोलते हैं हमारी इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, यस इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, बट इंडिया इज नॉट अ एब्सोल्यूट सॉवरेन कंट्री। व्हाई? क्योंकि इंडिया भी कई डिसीजंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल। अब जो क्रूड ऑयल था वो इंडिया लेता था ईरान से। अब अमेरिका ने क्या किया कि इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई साहब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अमेरिका से बंद करना पड़ेगा क्रूड ऑयल लेना। तो इंडिया ने क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया था, कहां से, ईरान से। तो अब किसके प्रेशर से, अमेरिका के प्रेशर में। अब इसका मतलब है कि इंडिया भी कंट्री सॉवरेन नहीं है क्या? यस, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, बट इंडिया इज नॉट अ एब्सोल्यूट सॉवरेन।
आज के टाइम के पीरियड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसको हम लोग बोल सकें एब्सोल्यूट सॉवरेन। कोई भी कंट्री आज के टाइम में एब्सोल्यूट सॉवरेन नहीं है। ओके, अब सीन बैठता क्या है, अब 1801 में, बाय 1801 में अवध क्या करती है, लॉस्ट कर देती है अपनी आधी टेरिटरी को। क्यों? क्योंकि यार वो क्या कर पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते। जो अवध का रूलर होता है, अवध का राजा होता है, उसके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं हो पाता कि वो आर्मी को पे कर पाए और ब्रिटिशर्स को पे करे पैसे को, राइट। तो इसी वजह से 1801 में अवध अपनी आधी टेरिटरी को क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है भाई साहब। और होता क्या है, जो हैदराबाद थी, हैदराबाद अपनी पूरी की पूरी टेरिटरी को इसी के अंदर क्या कर देती है, लॉस्ट कर देती है, राइट। आई बिलीव आप लोगों को ये 2 पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। मैंने अभी तक क्या बताया, द फर्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट्स, द सेकंड पॉइंट इज सब्सिडरी लाइंस, राइट। आई बिलीव आप लोगों को क्लियर है। कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क मी। ओके, नो डाउट। सो दिस इज अबाउट द कि ब्रिटिशर्स कर क्या रहे थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो कोई भी कंट्री को अनेक्स करने के उनको मतलब अनेक्स ना करके पहले वो एक स्टेट को हराते थे। उस स्टेट को हराने के बाद वो यूज ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट्स करते थे या फिर वो सब्सिडरी अलायंस यूज करते थे। सो दीज आर द मेथड्स यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन फॉर द एनेक्सेशन ऑफ व्हाट, फॉर द एनेक्सेशन ऑफ इंडिया। ओके, अब आगे बात करते हैं भाई साहब कि आगे सीन क्या था। ओके, हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले क्लास में, याद करो, जब मैंने बताया था आपको बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। अभी आप लोगों को एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पता होना चाहिए, राइट। अब इसकी कोई स्टोरी नहीं है, आपको बस ये याद होना चाहिए कि 4 वॉर्स लड़ी गई थी। कितनी? 4 वॉर्स। हमेशा याद रखना कि 4 जो वॉर्स थी वो लड़ी गई थी किसमें, मैसूर के अंदर, राइट। और उसके नतीजे क्या था आपको बस वो पता होना चाहिए, राइट। इतना कुछ जरूरत नहीं है करने की, बस आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे सीन क्या था कि 1767 से लेकर 69 तक पहली वॉर चलती है, राइट। सेकंड वॉर कब चलती है, 1780 से लेके 84 तक। थर्ड वॉर कब चलती है, 1790 से लेके 1792 तक। एंड फोर्थ वॉर चलती है फाइनली 1799 तक। अब होता क्या, देखो, जो टीपू सुल्तान होता है ना, या जो मैसूर स्टेट थी ना, एक मिनट इस मैप के ऊपर आ जाओ, एक बार इस मैप के ऊपर आ जाओ। आई बिलीव आप लोगों को मैप दिख रहा होगा, राइट। ओके, ये क्या हमारा प्यारा भारत है, राइट। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक बात की कि भाई साहब ब्रिटिशर्स ने ये वाला एरिया, बंगाल का एरिया एनेक्स कर चुके हैं। मैंने आपको बता चुका हूं जब बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर लड़ी थी। ओके, अभी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब वो यहाँ पे आ चुके हैं, मैसूर एरिया यहाँ पे। मैसूर एरिया कहाँ पे, यहाँ के पास है मैसूर एरिया। अब वो साउथ के अंदर आ चुके हैं ब्रिटिशर्स। अब वो साउथ को क्या करना चाहते हैं, अनेक्स करना चाहते हैं। ओके, अब होता क्या है कि एंग्लो मैसूर वॉर में टोटल 4 वॉर्स होती हैं और जो उसका राजा होता है वो टीपू सुल्तान होता है। तो जब टीपू सुल्तान के टाइम पीरियड में और हैदर अली के टाइम पीरियड में जो क्या होती है, मैसूर होती है, वो बहुत तगड़ी रिच स्टेट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना भी क्या था, जितने भी यहाँ पे क्या थे, कोस्टल एरिया पड़ता है यहाँ पे, सॉरी वाटर एरिया पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीन क्या था, यहाँ पे जितने भी रूट से जितने भी ट्रेड होता था वो यहीं से होता था। तो इस वजह से मैसूर एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज थी, किसके लिए, फॉर ट्रेडिंग के लिए। तो इसी वजह से जो मैसूर था वो काफी रिच था, वो मैसूर काफी अमीर था। अब होता क्या है, जब टीपू सुल्तान पहली वॉर लड़ता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1767 से लेके 69 तक, तो टीपू सुल्तान सबसे पहला रूलर था जिसने क्या किया था, जिसने ब्रिटिशर्स को धक्के मार के हरा दिया था। धक्के मार के ब्रिटिशर्स को हरा दिया। तो जब ब्रिटिशर्स को हरा देता है पहली वॉर में, ये हरा देता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेकंड वॉर होती है। क्या होती है, सेकंड वॉर। अब सेकंड वॉर में क्या होता है, फिर से ये टीपू सुल्तान क्या करता है, ब्रिटिशर्स को हरा देता है। तीसरी वॉर में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और फोर्थ वॉर में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जीत जाते हैं। आप लोग ये चीज पता होना चाहिए कि भाई साहब जो फोर्थ वॉर थी, जो हमारी फोर्थ वॉर थी, उसमें जो टीपू सुल्तान होता है वो मारा जाता है। टीपू सुल्तान क्या करता है, वो मारा जाता है। टीपू सुल्तान कौन सी वॉर में मारा जाता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान मारा जाता है, राइट। ओके, अब सीन क्या देखो, फर्स्ट जब एंग्लो मैसूर वॉर होती है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है, उसमें हमारी ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। क्या याद रखना ट्रीटीज के बारे में, मैं फिर कह रहा हूँ पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे भाई साहब सारे सारे, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। दिस इज द प्योर बेस, ये पूरा का पूरा प्योर बेस है आपका, राइट। अब बात करते हैं, सबसे पहले उनके पास होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या होता है, जो टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है। अब ब्रिटिशर्स टीपू सुल्तान को वादा करते हैं कि भाई साहब आपके ऊपर जब कोई भी मराठा, कोई भी आपके ऊपर, कोई भी सिख या फिर कोई भी आपके ऊपर, कोई भी आपके ऊपर हमला करेगा तो हम आपको अपनी आर्मी एज अ प्रोटेक्शन के तौर पर देंगे। ये था पहली ट्रीटी।
उसके बाद जब सेकंड वॉर होती है तब तब हमारे पास ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है। कौन सी होती है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में सीन क्या बैठा था? अब देखो, जब दोनों दोनों के बीच में जो हुआ, लड़ाई हुई, तो ऑब्वियस बात है कुछ टेरिटरी होगी जो कि टीपू सुल्तान ने क्या किया होगा, अपने अंदर कवर कर ली होगी ब्रिटिशर्स की। तो कुछ टेरिटरी ऐसे ब्रिटिशर्स ने मैसूर की अपने अंदर ले ली होगी। तो इस ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में बैठा था कि भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की टेरिटरी वापिस दे देंगे। सो ये क्या था? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर का सीन। ओके, अब आगे सीन क्या था? जब हमारे पास थर्ड वॉर होती है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तो तब हमारे यहाँ पे ट्रीटी होती है, राइट? अब इस ट्रीटी के अंदर क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे कोई भी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम होती है। कौन सी होती है? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। यहाँ पे लिखा भी हुआ है भाई साहब। और मैसूर की तब वो क्या थी? एक कैपिटल थी, ठीक है जी, श्रीरंगापट्टनम। अब होता क्या था, देखो कि भाई साहब जो श्रीरंगापट्टनम था, जब थर्ड वॉर होती है, थर्ड वॉर में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम होती है, उसमें एग्जैक्टली सीन बैठता क्या है? उसमें जो हैदर अली होता है वो हार जाता है। मैंने बताया था हैदर अली नहीं, टीपू सुल्तान हार जाता है। तो होता क्या है, जो टीपू सुल्तान जब हार जाता है तो टीपू सुल्तान अपनी हाफ ऑफ टेरिटरी ऑफ मैसूर, वो अपनी आधी टेरिटरी किसको दे देता है? ब्रिटिशर्स को सौंप देता है कि भाई साहब ये ले लो। और जब फाइनली फोर्थ वॉर होती है 1799 में, तो होता क्या भाई साहब? इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? हमारे टीपू सुल्तान को मार देते हैं बुरे तरीके से, राइट? सो ये था आपका होल अबाउट ट्रीटी एंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। अब एंग्लो मैसूर वॉर में क्वेश्चन अगर पूछेगा भी ना, तो भाई साहब वो पूछेगा कौन सी ट्रीटी हुई थी। याद रखना, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, ट्रीटी ऑफ मद्रास एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और पता होना चाहिए कि फोर्थ वॉर में जब हमारा टीपू सुल्तान था वो क्या हो जाता है भाई साहब? वो मारा जाता है। सो दिस इज अबाउट द एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, अभी तक हम लोग डिस्कशन क्या कर चुके? देखो एक बार इस मैप के ऊपर आओ, एक बार इस मैप के ऊपर आओ। ये क्या हमारा प्यारा भारत है, राइट? ओके, अभी तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जो कलर आपके लिए चेंज कर देता हूँ, राइट? आई बिलीव रेड कलर बढ़िया रहेगा। ओके, अभी तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि भाई साहब बंगाल के अंदर कैसे वॉर्स लड़ी थी, राइट? हमारे पास कौन सी लड़ी थी वॉर्स बंगाल के अंदर? बैटल ऑफ प्लासी फॉर दी बंगाल के लिए, बैटल ऑफ बक्सर लगती है। तो हमारे पास क्या थी? यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली दो वॉर लड़ी जाती है, राइट? उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। और उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने साउथ वाले एरिया को भी, यहाँ का जो एरिया था इसको भी अपने अंदर क्या कर लिया था भाई साहब? इन्होंने इस एरिया को भी अपने अंदर कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, राइट? सो हमने डिस्कशन कर चुके हैं इन दो के एरिया के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे भाई साहब नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या हो रखा था। हम लोगों ने बात तो कर ली, साउथ के बारे में बात कर ली, राइट? वेस्ट के बारे में बात कर ली, ईस्ट के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट एरिया में, मतलब इस वाले एरिया में क्या हो रखा था। अभी हम लोग वहां पे आ जाओ, राइट? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है भाई साहब, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन करना है तो एक बार देख लो इसको, राइट? ओके, डन। अब आ जाओ आगे। आगे आपको पता ना चाहिए कि भाई साहब एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। हमारे पास क्या हुई थी? एंग्लो मराठा वॉर। अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि एंग्लो मराठा वॉर से, मतलब इतने डीपली नहीं जा चुके हैं। जब हम लोग मेडिवल के बारे में बात करेंगे तब मैं मराठा के बारे में बताऊंगा आप लोगों की कैसे हुआ था भाई साहब, ठीक है जी? अभी तक के लिए आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि मराठा जो वॉर थी उसमें 3 एंग्लो मराठा वॉर थी। मतलब हमारे पास टोटल 3 एंग्लो मराठा वॉर थी। हमारे पास 3 एंग्लो मराठा वॉर होती है। और आपको क्या पता होना चाहिए? इसकी ट्रीटी के बारे में पता होना चाहिए। देखो, अब पेपर आपका नजदीक है, अब आपको सब कुछ याद नहीं रखना। आपको कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट? और वैसे आपको सीन बता रहा हूं मैं, जो जहां पे आपको कंसेप्ट जाना पड़ेगा वो कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। जहां पे आपको कंसेप्ट जाने की जरूरत नहीं है वो आपको मैं नहीं बता रहा हूं। ओके, अब आ जाओ भाई साहब एंग्लो मराठा वॉर में। मैंने आपको बताया कि टोटल यहाँ पे 3 वॉर्स होती है। 3 वॉर्स कौन सी होती है? 3 एंग्लो मराठा वॉर्स होती है। ओके, अब पहली जब एंग्लो मराठा वॉर होती है उसमें एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ऑलवेज रिमेंबर भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है। ट्रीटी ऑफ सालबाई किसके बीच में हुई थी? एंग्लो मराठा वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी? एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई। भाई पता होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको रट लो भाई। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 3 से 4 बार पूछा गया है बार बार यूपीएससी में, राइट? कि ट्रीटी ऑफ सालबाई कौन सी है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कहां पे होती है? ट्रीटी ऑफ सालबाई में होती है। बस आपको एंग्लो मराठा वॉर में और इतना डीपली नहीं जाना और आपको कुछ नहीं पढ़ना, राइट? अब आगे आ जाओ भाई। हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, जो अभी तक हमने डिस्कशन किया था, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज क्या थी टू अनेक्स इंडियन स्टेट्स के लिए। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स यूज करे सब्सिडरी अलायंस को। ब्रिटिशर्स यूज कर रहे थे यूज ऑफ रेजिडेंट्स को यूज कर रहे थे। रेजिडेंट एंड सब्सिडरी अलायंस को ब्रिटिशर्स से कर रहे थे, यूज कर रहे थे फॉर व्हाट?
फॉर द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट के लिए। अब हम लोग बात करेंगे आगे ब्रिटिशर्स की और क्या पॉलिसीज थी कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया को अनेक्स करने पे तुले हुए थे। भाई साहब कहते हैं ना कि इंडिया एक सोने की चिड़िया था, क्या था ना, इंडिया एक सोने की चिड़िया था। क्यों बोलते? क्योंकि इंडिया के अंदर सोना था, ज्यादा सोना था इसलिए? नहीं, इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया नहीं बोलते थे। इंडिया को सोने की चिड़िया इसलिए बोलते थे क्योंकि भाई साहब यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत अच्छे स्पाइसेस थे, मसाले बहुत तगड़े थे, और तो और इंडिया का रॉ मटेरियल सबसे बढ़िया था। या तो जब इकोनॉमिक्स की वन शॉट मैराथन ली थी तब मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना रॉ मटेरियल हमारे अपने यूके में लेके जाते थे और वहां से फिनिश गुड्स बना के हमारे इंडिया के अंदर लेके आते थे। तो याद करो जब मैंने बताया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में हमारी जो इकोनॉमी थी वहां पे इंडस्ट्रियल बहुत पुअर था, वहां पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एकदम खत्म हो चुकी थी, राइट। तो ऐसे आपको चीजों को लिंक करना शुरू करना पड़ेगा। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं कि इनकी और क्या पॉलिसीज थी। ओके, अब ये जो दो पॉलिसीज है ये एनसीईआरटी में बहुत मेंशन है, तो इसलिए आपको बता रहा हूं। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की पॉलिसी से भाई भर भर के क्वेश्चन है, मैं कहता हूं भर भर के क्वेश्चन है, फिर से नोट कर लो, भर भर के क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा तो इस पॉलिसी से पक्का एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, चाहे वो एनडी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो, एक आधा क्वेश्चन यहां से पक्का फंस जाएगा, राइट, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब से। ओके, अब बात करते हैं पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। अब पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी में ब्रिटिशर्स बहुत ना दिमाग से खेल रहे थे, लोगों के दिमाग से खेल रहे थे। अब ब्रिटिशर्स करते क्या थे? ब्रिटिशर्स एक चीज फॉलो कर रहे थे, वो क्या करते थे, वो एक छोटी स्टेट के ऊपर हमला करते थे। वो क्या करते थे, एक छोटी स्टेट के ऊपर हमला करते, स्मॉल स्टेट के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद क्या करते थे, वो बाकी स्टेट को दिखाते थे कि भाई साहब देखो हमने बहुत कुछ जीत लिया। मतलब बेशक उन्होंने एक छोटी सी टेरिटरी के ऊपर हमला करके जीते हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस बहुत तगड़ा कर रहे थे, तो ताकि बाकी जो स्टेट्स होंगी, जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, वो डर जाएंगी, वो आपस में क्या क्या कर जाएंगी, डर जाएंगी। अब इसी के साथ याद करो जब मैंने आपको बताया था एंशिएंट हिस्ट्री क्लास में, जब मैंने आपको बताया था राइज ऑफ मगध एम्पायर के बारे में, राइज ऑफ मगध एम्पायर के बारे में, जब जहां पे हमारे पास 16 महाजनपद मिलते हैं। क्या नाम था भाई साहब? आपको उनके 16 महाजनपद के नाम एकदम टिप्स पे होने चाहिए। अंग, मगध, काशी, कौशल, वृज, मलास, तेजी, वत्स, कुरु, गांधार, कंबोज, सुरसेन, पांचाल, राइट। सो दीज आर दी 16 महाजनपदास जो कि आप लोगों को एकदम टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। एक रह गया था असाका, राइट, असाका एक रह गया था। ओके, सो ये चीजें क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको लिंकेज बना रहे आपका पिछले टॉपिक्स के भी साथ भी। ओके, अब आ रहे पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी पे। अब ब्रिटिशर्स करते थे, ब्रिटिशर्स एक छोटी स्टेट के ऊपर हमला करते थे और बाकी को दिखाते थे हम लोगों ने बहुत कुछ कर चुके हैं, और बाकी स्टेट क्या कर जाती थी, वो डर जाते थे, बाकी स्टेट्स डर जाते थे यार कि ब्रिटिशर्स, हाय ब्रिटिशर्स आगे उन्होंने हमला कर दिया। बट भाई ब्रिटिशर्स ने इतनी बड़ी तोप नहीं थे, ये सच बात है। हाँ, मान सकता हूँ ब्रिटिशर्स ने कार्नेटिक वॉर्स लड़ी थी और ब्रिटिशर्स कार्नेटिक वॉर्स में जीते थे, बट भाई साहब ब्रिटिशर्स जो थे ना वो इतनी बड़ी तोप नहीं थे। अगर हमारे सारे सारे मुगल इकट्ठे हो जाते, सारे राजा इकट्ठे हो जाते ना, तो ब्रिटिशर्स को लात मार के भगाते, लात मार के। बस यही सीन था कि इंडिया के अंदर यूनिटी नहीं थी, इंडियन पीपल्स के अंदर तब एट दैट टाइम यूनिटी नहीं थी। जब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में, जब आगे पढ़ाऊंगा आपको कि भाई साहब कैसे क्या करते हैं, वो हमारी यूनिट्स बनती है, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिटीज फेज अलग होते हैं, कैसे वो हमारे ब्रिटिशर्स को भी भगाते हैं, बहुत गंदे तरीके से भगाते हैं भाई। जैसे ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग मैसेकर में हमारे कई 3000 से 4000 हिंदुस्तानी भाइयों को और बहनों को मारा था, उसी तरीके से कैसे उसके बाद जब एचएसआर, भगत सिंह, गुरुदेव, सुखदेव, जब वो आ जाते हैं अपने मूड पे आ जाते हैं, वो कैसे मारते हैं एक एक को, वो कैसे सॉन्ड्रेस को मारते हैं, कैसे वो एक एक चीज को मारते हैं और कैसे भगाते हैं ब्रिटिशर्स को हमारे देश के अंदर से, राइट। तो यार काफी बुरा लगा था, मतलब जब आज भी सुनता हूँ जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में तो भाई साहब काफी बुरा लगता है और काफी ऐसा लगता है कि यार बहुत खराब हुआ है। अब आ जाओ बिना अपने टॉपिक के ऊपर। ओके, सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर भी हमला किया था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था। जब ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला करते हैं तो उनको क्या मिलता है? वो उनको हार का सामना मिलता है, ब्रिटिशर्स को हार का सामना मिलता है, ब्रिटिशर्स हार जाते हैं भाई बुरी तरीके से। उसके बाद ब्रिटिशर्स पंजाब के ऊपर हमला करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दूंगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास होगी वहीं से क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो पंजाब में जब महाराजा रणजीत सिंह थे, तो उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद क्या होता है, सिक्स स्टेट जो होती है वो काफी वीक होना शुरू हो जाती है। अब पता क्या पूछेगा यहाँ से? अब वो पूछेगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में। फिर से याद रखो, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के बीच में, प्लस और किसके बीच में हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी लॉर्ड मिंटो के बीच में। फिर से याद रखना, लॉर्ड मिंटो एंड इन द महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक ट्रीटी होती है, दैट नेम इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर।
प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, 3 बार पूछा गया सीडीएस के अंदर भी और एक बार एनडी के अंदर भी। एक बार इसको याद करना बस, ठीक है, और आपको कुछ जरूरत नहीं है। ओके, अब बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा पक्का, अभी बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। जिस दिन पेपर सॉल्विंग करूंगा ना, डेफिनेटली जिस दिन सीडीएस और एनडीए का एग्जाम रिजल्ट आएगा ना, और जब पेपर सॉल्विंग करूंगा आपके सामने करूंगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, भाई ये चार, और पॉलिटी, ये 5 चीजें डिस्कस करेंगे। और भाई 5 की 5 चीजें आपको अपनी क्लासेस के अंदर दिखा दूंगा, सारे के सारे यहीं से पूछेंगे यार, क्योंकि हम लोग कंसेप्चुअल पे जा रहे हैं, हम लोग एकदम डीप में जा रहे हैं, राइट। तो यहीं से सारे क्वेश्चन फंसेंगे भाई साहब, अगर फंसेंगे तो यहीं से ही फंसेंगे, यहीं से फंसेंगे, डैम श्योर। ओके, अब आ जाओ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। अब समझो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या। अब होता क्या था, जब कोई भी हमारा हिंदू रूलर, सिर्फ और सिर्फ हिंदू रूलर, जब भी हिंदू रूलर के पास अपनी संतान नहीं होती है, उसके पास अपनी संतान नहीं है, तो ब्रिटिश क्या करते थे, अगर उसके पास अपना कोई एक लड़का नहीं है, उसका अपना एक लड़का नहीं है, तो ब्रिटिश आते थे और उस स्टेट को और उस टेरिटरी को अपने अंदर एनेक्स कर लेते थे, और राजा को बोलते थे आपको अडॉप्टेड सन की भी आप नहीं कर सकते, आप एक अडॉप्टेड सन नहीं कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या फंसेगा, क्वेश्चन भाई साहब यहां से फंसेगा, ये वाली चीजों से क्वेश्चन यहां से आपका पक्का फंस जाएगा। क्या फंसेगा कि भाई साहब जो सतारा था, सतारा फर्स्ट स्टेट थी, सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट जिसको ब्रिटिशर्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर अपने कब्जे में ले लेते हैं। कब लेते हैं, 1848 में ब्रिटिशर्स बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो क्या करते हैं, सतारा को अपने अंदर ले लेते हैं, राइट। सेकंड क्या था, सेकंड इज संबलपुर, फर्स्ट इज सतारा, सेकंड इज संबलपुर, एंड थर्ड इज उदयपुर, एंड फोर्थ इज नागपुर। तो झांसी पांचवी होती है 1854 में, जब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से करते हैं भाई साहब। अब हल्की सी आपको झांसी की स्टोरी बताऊं, झांसी की हल्की स्टोरी समझना। अब होता क्या है, झांसी की रानी बहुत तगड़ी होती है भाई, हम लोग आज भी बोलते हैं कि जो झांसी की रानी थी ना, उसकी जैसी मर्दानगी आज तक पैदा नहीं हुई, ये बात सच है। क्यों, क्योंकि एट दैट टाइम पे जो वुमेन्स की हालत थी वो काफी पुअर थी, वुमेन्स की हालत काफी पुअर थी। और भाई साहब ये वो लड़की थी, ये वो महल मतलब कह सकते हैं उसको, लेडी थी जिसने ब्रिटिशर्स को मारा था। तब समझो हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स से करते हैं, जब उनको पता लग गया कि भाई साहब हम इनके राजा की डेथ हो चुकी है, राजा की डेथ हो चुकी है, तो झांसी करती है दामोदर राव को अपना अगला रूलर कह देते हैं कि भाई साहब ये राजा है। तो ब्रिटिशर्स करते हैं भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर वो झांसी को अपने अंदर एक्वायर कर लेते हैं। तो झांसी होती है वो यहाँ से भाग जाती है, वो वहां से कैसे करके भाग जाती है, वो भाग के कहा जाती है, वो ग्वालियर में जाती है। अब ग्वालियर में एट ए टाइम कौन रन कर रहे थे, वो करे सिंधियंस। जो सिंधियंस थे वो क्या कर रहे थे, वो ग्वालियर के फोर्ट के अंदर रहा करते थे, वो रूलर थे मेन वहां पे ग्वालियर के। तो झांसी उनके पास मदद के लिए जाती है, बट यार जो सिंधियंस होते हैं वो बहुत हरामी होते हैं, उसका रूलर बहुत हरामी था, उसने रानी को ही मारने की कोशिश की। तो रानी फिर वेरी ब्रेवली, भाई बहुत ब्रेवली वो लड़ती है, और वो ग्वालियर के फोर्ट को अपने अंदर कैप्चर कर लेती है, अकेली एक लेडी। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स को पता लगता है कि वो रानी की झांसी ग्वालियर के फोर्ट के अंदर है, तो फिर वो ब्रिटिशर आर्मी जाती है, फिर वहां पे दोनों का युद्ध होता है, और वहां पे हमारी रानी झांसी मर जाती है। शी गॉट मटायर्ड, मर जाती नहीं भाई, मटायर्ड, शी गॉट मटायर्ड, आई बिलीव, राइट। वो वहां पे मटायर्ड हो जाती है। बट जो रानी की, झांसी की रानी की जो भी उनकी क्या से बोलते हैं, जो बॉडी थी, वो कभी ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं आई थी, उनकी बॉडी ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं आई थी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द झांसी के बारे में, राइट। अब एक और सीन था कि भाई साहब जो अवध था, अवध को उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर नहीं किया था शामिल, अपने अंदर उन्होंने कौन से शामिल किया था, उन्होंने शामिल किया था ऑन द मिस गवर्नेंस के अंदर उन्होंने क्या किया था, अवध को अपने अंदर एनेक्स कर लिया था। कब किया था, 1856। अभी जब हम लोग 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे, जब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा मंगल पांडे के बारे में, जब आपको मैं एक स्टोरी बताऊंगा मंगल पांडे के बारे में, भाई आपने वो कभी स्टोरी सुनी भी नहीं होगी, ये आपको वादा करता हूँ, आपने कभी स्टोरी वो सुनी भी नहीं होगी, और आपके अंदर भी मंगल पांडे के लिए इज्जत और सब कुछ बढ़ जाएगा भाई। अभी तक आपने सिर्फ यही पढ़ा था कि मंगल पांडे म्यूटनी शुरू की थी, जब आपको स्टोरी बताऊंगा मंगल पांडे की आगे वाली क्लास में, तब आपको पता लगेगा मंगल पांडे ने हमारे लिए किया क्या था एक्चुअल में, मंगल पांडे ने वो था, बंदा था कौन, राइट। अभी के लिए बस आपको इतना ही, थोड़े जज्बातों को कंट्रोल करते हैं, और आपको बस पता होना चाहिए कि अवध 1856 में क्या सीन था, नेक्स्ट हो जाता है अंडर द ब्रिटिशर्स में, राइट। अभी तक के लिए क्लियर है भाई, एनी डाउट सो फार प्लीज डू आस्क राइट नाउ। ओके क्लियर है, तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, ठीक है नहीं। ओके,
अब इस मैप के ऊपर एक बार इस मैप के ऊपर फिर से, ये क्या हमारा प्यारा भारत है भाई, मतलब इसके लिए तो यार सब कुछ कुर्बान है, इसके लिए तो अपनी जान भी कुर्बान है यार, इस देश के लिए तो। ओके, अभी तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि बंगाल के बारे में, कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इस एरिया को कैप्चर कर लिया था और कैसे ब्रिटिशर्स ने मैसूर के एरिया कैप्चर कर लिया था। हम लोग ये भी डिस्कशन कर चुके हैं जब मैंने आपको बताया था कि एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, और बताया था कि कैसे एंग्लो सिख वॉर हुई थी और नॉर्थ वेस्ट एरिया को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था। तो इसका मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने पैरों को उन्होंने फसारना, पैरों को फैलाना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, राइट, एट अ टाइम के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपने पैरों को फैलाना शुरू कर दिया था, राइट। चलिए अब आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। भाई साहब अभी तक के लिए क्लियर चीजें, इतनी चीजें क्लियर है, कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क यार, पूछो, आगे बढ़ते हैं। ओके डन। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब कॉलोनियलिज्म सीन क्या था। अब देखो कॉलोनी किसको बोलते हैं, राइट। ओके, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है, कॉलोनी का मतलब एग्जैक्ट मतलब होता है कि जब फॉर एग्जांपल कोई एक कंट्री एक दूसरी कंट्री के ऊपर हमला करती है ओनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या, फॉर द पैसे के लिए, वो वहां से पैसा को एक्सट्रैक्ट करती है। क्यों, कैसे? अब इंडिया में किया गया था 1853 में, याद तो जब मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स की क्लास में कि भाई साहब 1853 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक हमारी ट्रेन को लॉन्च कर, जिसका नाम कहते हैं बॉम्बे टू थेन, वो एक ट्रेन होती है, राइट, जब मैंने आपको बताया था। तो ब्रिटिश करते क्या था, इंडिया का जितना भी रॉ मटेरियल था वो एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाते थे, और क्या करते थे अपने देश के अंदर ले जाते थे। इसलिए बोलते थे यार कि ब्रिटिशर्स ने हमारे पूरे देश को ही खा लिया, ये बात सच है, राइट। अब बात करें कॉलोनियलिज्म के बारे में कि कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर हमला करती है, क्यों, ओनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉलोनी बोल देते हैं। लाइक इंडिया इज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, यस इट्स ट्रू। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन ने हमला किया था इंडिया के ऊपर ओनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए, तो ये बात सच है, राइट। ओके, तो आगे हमारे पास कुछ चीजें आ रही है कि भाई साहब ब्रिटिशर्स ने देखो, अब ब्रिटिशर्स ने किया क्या था, ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे यार। ब्रिटिशर्स ने एक चीज की थी, अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स को पता था कि इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत सरप्लस है, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर बहुत सरप्लस है, तो ब्रिटिशर्स एक चीज यूज करते हैं, टैक्स को लेना। अब टैक्सेस यहीं से आते हैं, क्यों, देखो, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे, अरे यार ये कौन सा कलर हो गया, ओके, एक बार इस मैप के ऊपर भाई साहब, जब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स करते क्या, ब्रिटिशर्स जब हमारे देश के अंदर कैप्चर कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक जो टेरिटरी होती है वो टेरिटरी से टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। वो बंगाल से टैक्स लेते हैं, वो मैसूर से टैक्स लेते हैं इस एरिया से, और वो इस एरिया से टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इस एरिया से टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भाई साहब, यहाँ से आपको मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, कितने भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम द सीडीएस फॉर द इंडिया के लिए, राइट। आप लोगों को भी रेवेन्यू सिस्टम के बारे में आपको एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें होनी चाहिए। अभी तक के लिए हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि भाई साहब परमानेंट सेटलमेंट के बारे में महालवाड़ी एंड रेवतवाड़ी में भी पढ़ेंगे, सॉरी अभी पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स करते क्या एग्जैक्टली, ब्रिटिशर्स जब हमारे प्यारे इंडिया को, हमारा जो ये क्या है, हमारा इंडिया है, तो ब्रिटिशर्स इस एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, ब्रिटिशर्स इस एरिया कैप्चर कर लेते हैं और ब्रिटिशर्स इस एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। अब ब्रिटिशर्स करते क्या है कि बंगाल के एरिया में वो परमानेंट सेटलमेंट ले आते हैं। क्या करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, बताता हूँ क्या सीन है, परमानेंट सेटलमेंट क्या है बताता हूँ, बस ये अभी तक के लिए पता कर लो कि बंगाल में क्या चलती है, परमानेंट सेटलमेंट। साउथ इंडिया में क्या चलती है, रेवतवाड़ी सेटलमेंट, राइट। महालवाड़ी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या चलती है, महालवाड़ी सेटलमेंट। बस आपको तीन चीजें बताना चाहिए कि बंगाल में क्या सीन था, परमानेंट सेटलमेंट का, साउथ में क्या सीन था, रेवतवाड़ी सेटलमेंट का, एंड नॉर्थ वेस्ट के एरिया में क्या सीन था, महालवाड़ी सेटलमेंट का। बस अभी तक के लिए आपको ये तीन चीजें पता होना चाहिए। अभी आ गया जो भाई परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, ओके। परमानेंट सेटलमेंट को हम लोग बोलते हैं जमींदारी सेटलमेंट। क्या बोलते हैं, जमींदारी सेटलमेंट। अब इस सेटलमेंट में होता क्या था, इस सेटलमेंट में होता था कि ब्रिटिशर्स से क्या करते थे, कोई बड़े लैंडलॉर्ड्स को, मतलब फॉर एग्जांपल जो कि कोई लोकल राजा था, कोई भी एक लोकल राजा है, कोई एक मतलब एक विलेज का एक लोकल राजा था,
तो ब्रिटिशर्स उसके पास जाते थे, उसको बोलते थे कि भाई साहब हम तेरे पास 5 तारीख को आएंगे, हम तेरे पास 5 तारीख को आएंगे और हमको तेरे से 2 करोड़ रुपए चाहिए, हमको तेरे से 2 करोड़ रुपया चाहिए। अब वो तेरे पे है, तू कैसे टैक्स वसूल रहा है हमको नहीं पता, तू इन पीपल से टैक्स लेके हमको दे, हमें बट 5 तारीख को 2 करोड़ रुपया चाहिए। अब वो तेरे पे तू कैसे देता है, बट हमें 2 करोड़ रुपीस चाहिए ही चाहिए। अब वो तेरे पे तो कैसे मर्जी दे, बट हमें 2 करोड़ रुपया चाहिए। तो होता क्या है, जब ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट चालू होती है तो कौन चालू कौन करता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, पूछा गया है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करता है, परमानेंट सेटलमेंट को लागू करवाता है, राइट। अब इस सेटलमेंट का सीन क्या था कि जमींदार जो थे वो क्या था, ऑनर ऑफ लैंड था। पूरी की पूरी लैंड का ऑनर कौन था, जमींदार था। जमींदार जमींदार कौन था, लोकल राजा या फिर तौलकदार, उसको क्या बोलते थे, जमींदार बोलते थे, राइट। नाउ दिस इज द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। और यहाँ पे सीन क्या था, टैक्स रेवेन्यू वाज फिक्स, टैक्स रेवेन्यू जो भी था वो फिक्स था और इट वाज परमानेंट, राइट। जो ब्रिटिशर्स थे वो डिमांड काफी हाई कर रहे थे रेवेन्यू की, एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स वर देयर। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स यहाँ पे होना चालू हो जाता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, कि एक राजे के पास जाते हैं ब्रिटिशर्स को, बोलते थे भाई मैं तेरे पास 1 महीने बाद आऊंगा, मेरे को तेरे से 1 या 2 करोड़ रुपए चाहिए, वो तेरे पे है, तो कैसे मेरे को टैक्स देता है, बट मेरे को तो चाहिए, मेरे को अपना प्रॉफिट देखना है, बाहर में जाए बाकी दुनिया, मेरे को अपना प्रॉफिट देखना है। तो ब्रिटिशर्स ऐसा कर, मैं नहीं करता भाई, ब्रिटिशर्स ऐसा करते थे, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि महालवाड़ी सेटलमेंट के ऊपर। अब महालवाड़ी सेटलमेंट क्या थी, देखो अभी तक के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि बंगाल के बारे में, बंगाल का जो एरिया था वो अराउंड यहाँ पे था, बंगाल का एरिया यहाँ पे था, राइट। हम लोगों ने इस एरिया के बारे में पढ़ लिया कि यहाँ पे क्या था, एक परमानेंट सेटलमेंट यूज हो रही थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई साहब महालवाड़ी सेटलमेंट, महालवाड़ी सेटलमेंट सर कहाँ पे, महालवाड़ी सेटलमेंट नॉर्थ वेस्ट एरिया में, नॉर्थ वेस्ट एरिया में क्या है, महालवाड़ी सेटलमेंट है। अब देखो होता क्या, जब परमानेंट सेटलमेंट होती है ना, तो कई जमींदार ऐसे थे जो अपने अंदर भी क्या करते थे, घपला करते थे, घोटाला करते थे, काफी करप्शन करते थे जमींदार जो होते थे। अब ऑब्वियस बात है, कोई जमींदार को मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को 2 करोड़ रुपए दे, तो अब वो क्या करेगा, वो 3 करोड़ लेगा, वो पहले 3 करोड़ लेगा और 1 करोड़ अपनी जेब में डालेगा, 2 करोड़ फिर मेरे को देगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, करप्शन बहुत ज्यादा थी। तो ब्रिटिशर्स को जब पता लगता है कि करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, नॉर्थ वेस्ट के एरिया में महालवाड़ी सेटलमेंट को यूज करते हैं। अब महालवाड़ी सेटलमेंट का सीन क्या था, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, विलेज में सरपंच होते हैं, विलेज में एक पंचायत होती है और उसका हेड कौन होता है, सरपंच होता है। अब ब्रिटिशर्स से क्या करते हैं, वो उन्होंने सेम चीज यूज की थी, जो भी विलेज का हेड होगा उसको उन्होंने बोल दिया वो था महालदार, जो भी विलेज का हेड होगा वो होगा महालदार। और ब्रिटिशर्स करते क्या थे, वो महालदार के पास जाते थे और उसको बोलते थे कि भाई साहब हम तेरे पास 2 महीने बाद आएंगे या 1 महीने बाद आएंगे, हमें भाई इतना पैसा चाहिए, हमें फॉर एग्जाम्पल 25 लाख चाहिए 1 महीने में, बट हम आएंगे तेरे पास, हमें चाहिए। अब वो तेरे पे है, तो अपने विलेज के पास टैक्स कैसे लेता है। याद करो अभी परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही थी, तो उसमें सीन था स्टेट का भी हो सकता है या एक पर्टिकुलर चीज का भी हो सकता है, राइट। बट यहाँ पे विलेज की बात हो रही है, यहाँ पे विलेज के हेड, हर एक विलेज के हेड के पास जाते हैं वो लोग, राइट। तो अब वो क्या बोलते, वो लोग बोलते थे कि भाई साहब अब हम महालदार तेरे पास आएंगे, अब तू ही हमें पैसा देगा। सो दिस इज द सेकंड सेटलमेंट। अब थर्ड सेटलमेंट होती है रेवतवाड़ी सेटलमेंट, कहाँ पे होती है, साउथ के अंदर। साउथ के अंदर, साउथ में क्या होती है, हमारी रेवतवाड़ी सेटलमेंट होती है। अब भाई साहब यहाँ पे हुसैन बैठता क्या है, यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं ना, जो फार्मर्स ही होते हैं वही अपने लैंड का ऑनर होते हैं। कैसे, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक चीज लागू कर दी थी कि भाई साहब हम हर एक पीजर के पास जाएंगे, हम हर एक फार्मर के पास जाएंगे और हम उनसे पैसा वसूल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फार्मर हूँ, मैं अपनी खेत के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरे पास ब्रिटिशर्स है, मेरे को उन्होंने बोला कि अमित मैं एक काम करूंगा, मैं तेरे पास 1 महीने बाद आऊंगा, हमको तू जो मर्जी ग्रो कर, तू जो मर्जी ग्रो कर वो तेरे पे है, बट हमें तेरे से इसके बाद 50,000 या 60,000 रुपए चाहिए हर महीने। तो अब हो क्या रहा है, उनकी डिमांड ही बहुत ज्यादा बढ़ रही है, डिमांड तो इंक्रीज हो रही है। तो बट यहाँ पे क्या था, ऑनर कौन है, मैं ही अपनी लैंड का ऑनर हूँ। परमानेंट सेटलमेंट में ऑनर कौन था, जमींदार। महालवाड़ी में कौन था, विलेज का हेड। बट यहाँ पे अपनी लैंड का ऑनर मैं खुद हूँ। सो दीज आर 3 सेटलमेंट्स, परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी सेटलमेंट एंड रेवतवाड़ी सेटलमेंट। भाई साहब पता होना चाहिए कि बंगाल में कौन सी थी परमानेंट, नॉर्थ वेस्ट एरिया में कौन सी थी महालवाड़ी सेटलमेंट एंड रेवतवाड़ी सेटलमेंट कहां पे थी, साउथ इंडिया में। और आपको पता होना चाहिए किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को क्या किया था, लागू करवाया था, राइट। उसके बाद हॉल्ट मैकेंजे ने महालवाड़ी सेटलमेंट को लागू करवाया था। एंड 2 भाई थे जिसका नाम था थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रेड, इन दोनों ने क्या किया था, रेवतवाड़ी सेटलमेंट को लागू करवाया था। So this is everything about the permanent महालवाड़ी and रेवतवाड़ी सेटलमेंट के लिए, राइट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, राइट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए ओके, अब आगे आते हैं कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में। आपको जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए हल्का सा कि इंडिगो का सीन क्या था। अब ब्रिटिशर्स करते क्या थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो इंडिया के अंदर कैश क्रॉप्स को उगाना चाहते थे। कैश क्रॉप्स का मतलब वो इंडिगो को उगाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इंडिगो का सीन क्या था, इंडिगो के पास पैसा बहुत था। कैसे? हम लोग जीन्स पहनते हैं, आजकल हम लोग देख रहे हैं हर फैशन बना है जीन्स का, जीन बहुत अच्छी पहनते हैं, राइट? मतलब डिफरेंट वैराइटीज ऑफ जीन है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट कलर की जीन है, बट ब्लू कलर की जीन काफी बड़ी है। तो क्यों? क्योंकि जो इंडिगो प्लांट होता है वही क्या करता है, वो हमारा ब्लू डाई को एक्सट्रैक्ट करता है। भाई याद रखना, इंडिगो प्लांट से ही हमारा क्या बनता है, ब्लू डाई, ब्लू कलर का डाई बनता है, राइट? अब सीन क्या था, जो ओपियम होता है, जो क्या होता है ओपियम होता है, वो भी क्या करता है, वो भी ब्लू कलर को एक्सट्रैक्ट करता है। बट जब ब्रिटिशर्स ने एक चीज देखी है, जब इंडिया के अंदर उन्होंने इंडिगो उगाया, वो जो कलर था वो काफी डार्क था, और वो जो कलर था वो काफी बढ़िया था, काफी बढ़िया था। और उन लोगों ने उनको जो कलर चाहिए था वो चाहिए था ब्लू कलर, जो फार्मर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको पहना जाता था। बट अभी के लिए तो सारे ब्लू कलर पहनते हैं, राइट? सो इंडिगो जो प्लांट था वो क्या करता था, ब्लू कलर डाई को एक्सट्रैक्ट करता था। आपको बस यही पता होना चाहिए, इसके बारे के अलावा आपको नॉलेज लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर आपका नजदीक आ चुका है। तो भाई साहब बस इतना पता होना चाहिए, आपका फिर भी पेपर क्लियर हो जाएगा, राइट? हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आगे। अब ब्रिटिश मर्चेंट्स क्या करते थे, वो कल्टीवेट कैसे करते थे इंडिगो को। मतलब ब्रिटिशर्स ये थे, वो हमारे इंडिया के अंदर इंडिगो को कल्टीवेट कैसे करते थे। पहले वो सिस्टम फॉलो करते निज सिस्टम। निज सिस्टम का मतलब क्या था, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आते थे, वो हमसे जमीन को खरीदते थे, और फिर वो क्या क्या करते थे, इंडिगो को लगाते थे, इंडिगो प्लांट को लगाते थे। अब रियोती सिस्टम का क्या सीन था, अब रियोती सिस्टम में क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स इंडियन पीजेंट्स को फोर्सफुली उनको फोर्स करते थे कि आप लोग इंडिगो प्लांट को लगाओ, आप लोग इंडिगो प्लांट को लगाओ। सो अब ब्रिटिशर्स दो तरीके से हमारे यहाँ पे इंडिगो को क्या करे, कल्टीवेट कर रहे थे। पहला क्या था, निज सिस्टम, सेकंड क्या है, रियोटी सिस्टम। सो दीज आर टू सिस्टम की ब्रिटिशर्स क्या क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे इंडिगो को हमारे इंडिया के अंदर। बस भाई साहब आपको यही पता चाहिए, राइट? इंडिगो रिबेलियन जो भी है वो हम लोग आगे कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे, बट अभी तक के लिए इंडिगो रिबेलियन से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो हम लोग इसके ऊपर नहीं आएंगे, राइट? सो दिस इज अबाउट द टुडे सेशन। आज हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है भाई, काफी कुछ आपको नॉलेज मिल चुकी है। विद इन 5 to 6 क्लासेस में आपका पूरी मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगी, और वो मेरी गारंटी है, मैं गारंटी ले रहा हूँ जब कि भाई साहब जब आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास लूंगा ना, आपको एक एक क्वेश्चन इस क्लास से दिखाऊंगा, इन्हीं क्लासेस से सारे क्वेश्चन आएंगे। और जब पेपर आएगा ना भाई, जब आप लोग कलम को अपनी चलाओगे, तो आप लोग बोलोगे कि सर वही डिट्टो चीजें छपी हैं जो आपको क्लासेस में बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे बेसिक चीजें क्या है, एनसीईआरटी। भाई साहब मैं एनसीईआरटी आपको कवर करवा रहा हूँ, मैं आपको पूरी 6th 7th 8th 9th 11th 12th तक की एनसीईआरटी कवर हो रही है आपकी। जो मैं करवा रहा हूँ एनसीईआरटी ही करवा रहा हूँ, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है, और एनसीईआरटी के ऊपर कुछ भी है नहीं, राइट? और बाकी जो स्पेक्ट्रम बुक है, स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है, बट उसका क्या सीन है, जब वो लास्ट एक क्लास लूंगा वन शॉट मैराथन, तो तब आपको इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, वहां से कवर करेंगे। तो आई बिलीव आप लोगों को आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, राइट? तो अगर अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और बाकी तो और काम डन है भाई। तो फ्रॉम माई साइड टेक केयर, जय हिंद, जय जवान, वंदे भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।